गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी आरबीआई ग्रेड बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज का आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 9 या फिर डिस्कस करेंगे सेट नंबर 9। आरबीआई ग्रेड बी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। बैंकिंग सेक्शन से ही मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं वो सारे के सारे बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी आई क्यू। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस की लिंक और पीडीएफ मिलते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है जहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखना जरा। इसने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसने यहाँ पर आपसे कहा कि टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम अपीयर इन एन इंटरव्यू। दो दोस्त हैं राम और श्याम, किसी इंटरव्यू के अंदर शामिल होते हैं। देयर इज 25% प्रोबेबिलिटी दैट राम कैन बी सेलेक्टेड। राम के सेलेक्ट होने की जो प्रायिकता है वो 25% या फिर 1/4। एंड 20% प्रोबेबिलिटी दैट श्याम कैन बी सेलेक्टेड। और श्याम के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20%। फिर कहा देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम गेट सेलेक्टेड। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई भी सेलेक्ट ना हो। सवाल कैसा है? सवाल वेरी इजी के अंदर आप इसे रख सकते हैं। क्या डेटा गिवन था भाई? राम के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25%। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी असल में देखा जाए तो अपने आप में रेशो भी है और अपने आप में परसेंटेज भी है। बस इसे डील करने का अपना अपना नज़रिया है। वो चाहता तो ये बात भी कह सकता था कि राम के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, कि अगर वो 4 बार इंटरव्यू देगा तो एक में सेलेक्ट हो जाएगा। सेम बात उसने परसेंटेज के थ्रू कह दी। फिर अगली बात इसने क्या कहा, और द प्रोबेबिलिटी श्याम के लिए इसने प्रोबेबिलिटी बताई है यहाँ पर 20%, जिसका मतलब क्या होता है? 1/5। अब अपने को क्या करना है? अपने को राम और श्याम, ना तो राम को सेलेक्ट करना है और ना ही श्याम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम में आप यहां से डील कर सकते हैं। 25% केसेस में राम सेलेक्ट हो जाता है, इसका मतलब 75% केसेस में सेलेक्ट नहीं होगा। हमें सेलेक्ट नहीं करना तो 75% 3/4, या फिर एक बार सेलेक्ट होगा 4 में से तो कितनी बार नहीं होगा? 3 बार। एंड आ गया तो मल्टीप्लाई का साइन। श्याम को भी नहीं सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 20%, नहीं होने की 80%। 80% का मतलब क्या हो गया? 4/5। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट कितना आ गया? 3/5। इसके अलावा जितना भी डेटा था ये आपको एग्जाम में जब आप डील करते हैं तब नहीं लिखना होता है। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि ये सवाल वेरी इजी कैटेगरी का है। चाहे तो आप इसे वर्बली भी कर सकते थे कि 75% इंटू 80% आप डील करेंगे तो 3/4 इंटू 4/5, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3/5। अच्छा, इसका भी इसने क्या है? परसेंटेज में पूछा है। 3/5 की बात करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 60%। मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो ये रिजल्ट आ गया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखना इसने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स कंप्राइजिंग 15 बॉयज। एक क्लास आपके पास जिसके अंदर कुल मिलाकर के 25 विद्यार्थी हैं और इनमें से बॉयज की बात करें तो ये क्लास 15 लड़कों से मिलकर बनी है। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या हो गया? गर्ल्स। गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास? 10। ये डेटा गिवन है। What is the probability that exactly one of the 3 class representatives is a girl? तो इसने आपसे प्रायिकता पूछी है कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि जब आप 3 रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं क्लास में से तो उनमें से एक आपकी लड़की होगी। एग्जैक्टली 1, सिर्फ एक, एटलीस्ट नहीं कहा, एग्जैक्टली 1। तो इसका मतलब 3 रिप्रेजेंटेटिव आपको चूज करने हैं, उनमें से आपके पास क्या होना चाहिए? 2 तो बॉय होने चाहिए और आपके पास एक गर्ल होनी चाहिए। 2 लड़के होने चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू में फेवरेबल केसेस अपॉन में लिखते हो आप टोटल केसेस।
कितने लोग हैं भाई, 25 हैं। 25 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके 25C3, जिसे क्या लिखते हैं 25, 24, 23 अपॉन में फैक्टोरियल 3 जिसकी वैल्यू 6, ये सिखाया जा चुका है। इस वाले केस में क्या लिखना था आपको 25C3, 2 लड़के चूज करने हैं 15C2 एंड एक लड़की चूज करनी है तो 10C1। कैलकुलेशन पर 7 सेशन आप लगातार देखते हैं तो इस पर काम करवाया जाता है। ऊपर वाला जितना भी काम है वो आपको दे रखा है और कुछ ऐसा है जो माइंड में आप इजीली कर देंगे। अब आपको क्या लिखना है कि भाई 15 लड़कों में से 2 लड़के चूज करने हैं, 15 गुणा 14 बटा में 2, तो 2 से कट जाएगा 15 इंटू 7। और क्या करना है 10 में से एक लड़की चूज करनी है। तरीके कितने हो गए आपके पास 10। इसे आप सोल्व कर देंगे। 25 है 5 गुणा 5, इससे काट दिया 2 बार, इससे काट दिया आपने 3 बार। 6 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 4 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 3 बार। 21 अपॉन में 46 हमारा क्या निकल के आ गया रिजल्ट। ये डेटा एग्जाम के अंदर लिखने वाला नहीं होता है, आसान है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है ये आपको पता है। फिर क्या सेलेक्ट करना है, एग्जैक्टली एक लड़की चूज करनी है और 2 लड़के चूज करने पड़ेंगे। फिर ये पैटर्न आपको पता है कि फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस को कैसे लिखा जाता है। तो फिर फाइनली आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर एक इजी सी बात बची। थोड़ा सा भी अगर आप कैलकुलेशन के प्रति फोकस होकर तैयारी करते हैं, बहुत आसान है मामला। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना जरा इसने क्या कहा। देखो, अ बैग कंटेन्स 7 रेड, एक बैग के अंदर 7 रेड 5 ग्रीन एंड 6 ब्लू बॉल्स। बॉल्स कैसी हैं भाई, रेड बॉल्स हैं आपके पास 7। फिर इसने कहा ग्रीन बॉल्स आपके पास है 5, और ब्लू बॉल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लू बॉल्स आपके पास है 6। अब क्या कहा, 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर मार्क करना। बॉल्स इसने कैसे निकाली है 1 by 1, एक एक करके 1 by 1। तो इसका मतलब आप इसको डील भी किसी तरीके से करेंगे, आप इसे डील भी करेंगे 1 by 1। एक साथ निकालता है तो अलग पैटर्न होता है। अगर उसने आपको कहा 1 by 1 निकालना है तो आपको डील भी हर एक के लिए 1 by 1 करना है। 1 by 1 निकालता है तो आपको एक सीक्वेंस भी बताता है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बताया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड। पहली बॉल आपकी कैसी होनी चाहिए, रेड, एंड इसके अलावा फिर दूसरी भी निकालोगे। सेकंड बॉल आपकी कैसी होनी चाहिए, सेकंड बॉल इज आप ग्रीन, दूसरी हरी, और तीसरी भी तो निकालनी होगी, 3 एक एक करके निकाल रहा है। थर्ड बॉल आपकी होनी चाहिए ब्लू। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहली रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो कुल मिलाकर के बॉल देखोगे तो 6 और 5 11 और 7 कितनी है 18। आपके पास 18 गेंद है, बैग में से एक बॉल आप निकालोगे। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा काम है। प्रोबेबिलिटी मतलब आपके फेवर में कितने केसेस हैं और आपके टोटल कितने केसेस हैं। एक गेंद निकालनी है तो 18 गेंदें हैं, कोई एक उठा लोगे, तरीके 18। आपके फेवर में रेड आनी चाहिए तो रेड आपके फेवर में कितनी हो गई 7। अब देखना जरा, एक रेड बॉल निकल गई है, बैग में बॉल कितनी बची है भाई 17। 17 बॉल में से आपको क्या निकालनी है, ग्रीन। ग्रीन आपके फेवर में कितनी पड़ी हुई है 5, निकल चुकी है। अब वापस से देखोगे तो बैग में बची है 16 गेंद। अब निकालनी है ब्लू। ब्लू कितनी है 6, 6 हो गया, लिखा जा सकता है। इसे हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 16। 6 से काटोगे 3 बार, 7 गुणा में 5 आपका 35, 17 3 51 को कर दो 16 से मल्टीप्लाई। 16 16 5 80 और 1 81, 35 अपॉन में 816 आपका हो गया रिजल्ट। क्या एग्जाम में इतना डिटेल में करना था, नहीं। ये उसने स्टेटमेंट दिया, ये फिर से रिपीट करने की नीड नहीं थी। एक बात हमने सीखी है कि प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज होता है। 1 by 1 अगर दे रखा है तो 1 by 1 ही डील करते हैं प्रोबेबिलिटी को। ये डेटा सीधे सीधे आपको स्क्रीन पर दिख रहा था। तो असल में देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हमारी जो एग्जाम अप्रोच है वो इतनी है, इतना ही आपको लिखना था। 1 by 1 जब भी निकालता है वो केसेस हमेशा ही प्रोबेबिलिटी के अंदर मान के चलो एकदम इजी होते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना होता।
एक एक पार्ट के अंदर बढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपना यहाँ से सॉल्यूशन निकलता जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना ज़रा, आपसे सीरीज का सवाल पूछा है, मिसिंग टर्म आपसे पूछ रहा है। मिसिंग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सवाल है इसके लगा लेना स्टार मार्क। स्टार मार्क क्यों लगा लेंगे, देखना आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, टर्म्स गिवन है आपको 2, 9, 30, 105 और फिर 4, 3, 6 और फिर पूछ रहा अगली टर्म क्या है। कोई भी सीरीज हम लोग जनरली देखते हैं तो एक आइडिया लेते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो देखो सीरीज यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ गया है। 4 ऑप्शन की तरफ भी मूव करें तो रिजल्ट काफ़ी बड़ा है। इतना यहाँ से तय हो जाता है कि या तो उसने स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई का यूज किया है। ये पर्टिकुलर सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज होती कितने टाइप की है, सिंपल सा है। देखो जिनमें मिसिंग टर्म पूछता है वो सीरीज एक तरीके से ईजी होती है। रोंग टर्म वाली जो सीरीज है इनके कंपैरिजन में थोड़ी मुश्किल होती है। सीरीज बनती कैसे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन, डिवीजन मल्टीप्लाई, डिवीजन मल्टीप्लाई दोनों का कॉम्बिनेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लाई इनका भी कोई कॉम्बिनेशन, स्क्वायर का यूज, क्यूब का यूज। इसके अलावा कुछ गिने चुने आप देखोगे 20-25 केसेज और बनते हैं। उसके अलावा और कोई भी सीरीज आपकी बनती नहीं है जितनी एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है अब तक। गिने चुने 15-20 स्पेसिफिक केस ध्यान रख लो और बाकी सीरीज 5 में से 4 आपकी इजी होती हैं। हमें ये तो पता चल गया कि मल्टीप्लाई से कुछ पैटर्न बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे वो पकड़ना है। जैसे यहाँ देखोगे ये लगभग आपका 3 गुना है, ये लगभग 3 गुना उससे ज़्यादा और ये लगभग आपका 4 गुना। अब इस सीरीज में हम लोग रैंडम दिमाग लगाएंगे तो बात बनेगी नहीं। इसका एक्चुअल में जो पैटर्न है वो आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस ही सारा खेल है। आपने क्या किया है, इसके अंदर 7 ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे। क्लियर है। तो देखना जरा, यहाँ पर आपने 7 का एडिशन किया है, यहाँ पर आप 21 का एडिशन करते हो, यहाँ पर आप एडिशन करते हो कितने का, 75 का। कोई पैटर्न पकड़ में आया। और आगे भी अगर हम लोग लिखेंगे तो एक बार लिखा जाएगा, इसको इससे लेस करोगे 431। डिफरेंस का डिफरेंस भी लोगे तो भी कोई बात पकड़ में नहीं आ रही है, ठीक है। 30 कैसे बनता है, इस सीरीज को इसीलिए स्टार मार्क कर लेना कि जब भी कभी हम फंसते हैं तो 20-25 सीरीज अपनी अलग से आप साइड करके रख लो, जिससे आपको एक आइडिया रहे कि हाँ कहीं इनमें से तो नहीं उठाया गया। पता कैसे चलेगा कि इन्हीं में से उठाया। रैंडम है, सीधे सोल्व होती है तो अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे सोल्व नहीं होती है तब दिमाग लगाना है। जैसे इससे इसके ऊपर ये लेकर जाता है तो ये लेकर जाता है 9 + 6 और इंटू में 2। इससे इसके ऊपर लेकर जाता है तो ये क्या करता है 30 + 5 और इंटू में 3। इसका भी अगर आप पैटर्न देखोगे तो क्या किया हो गया, इसने आपके पास टर्म 2 है, इसके ऊपर 7 ऐड किया और गुणा कर दिया 1 से। फिर आपकी जो टर्म है उसमें 6 ऐड करके 2 से गुणा, आपकी जो टर्म है उसमें 5 ऐड करके 3 से गुणा। आपके पास जो टर्म है इसके अंदर इसने क्या किया होगा, 4 ऐड किया और गुणा कर दिया इसने 3 से, तो यहाँ पर 4 से गुणा। आगे जो टर्म निकलेगी वो क्या होगी, 436 आपके पास है, उसमें ऐड करेगा कितना 5 और गुणा किससे कर देगा, बढ़ता जा रहा है मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 441 इंटू में 5, 5 5 4 20, 5 4 20 और 2 22, 2205। 1 मिनट, क्या गड़बड़ की है भाई हमने, कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। देखो 7 ऐड किया, 6 किया, 5 किया, 4 किया, 3 किया। 1 मिनट भाई, 4 के बाद 3 ऐड करना था, 439। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, इसको स्टार मार्क कर लेना भाई। अगर आपने नहीं कर रखा है तो सीधे आप दिमाग लगाओगे, बात ही नहीं बनेगी। 5 3 15 और 4 आपका 19, 5 4 20 और 1 21। ठीक है भाई, ये मेरे ख्याल से 4 स्टार लगा सकते हो। रीज़न, एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके प्रयास करने से कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी सीरीज़ के अंदर। पकड़ में आती है तो ठीक है, नहीं पकड़ में आती क्योंकि इसका कोई सीधा ईजी लॉजिक नहीं है, इसलिए इनका समाधान यही होता है कि आप एक बार देख लेते हैं तो तुरंत क्या होता है, जैसे डिफरेंस से बात नहीं पता चली, स्क्वायर क्यूब का सब दिमाग लगा लिया, नहीं बात बनी, तो इसका मतलब आपने जो 20-25 सीरीज अलग से छांट के रखी होती है
कि इनका लॉजिक कुछ बड़ा ही स्पेसिफिक टाइप था, तुरंत वहां पर ध्यान चला जाता है कि कहीं उनमें से तो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसका लॉजिक समझ आ गया होगा। अगला पार्ट देखना भाई। अटेम्प्ट करके देखो, अगर बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है। देखो आपको सीरीज दे रखी है 25, देन आपको गिवन है 34, देन आपको गिवन है 30, उसके बाद आपको गिवन है 39, उसके बाद आपको गिवन है 35, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो आ नहीं रहा है, सीरीज वैसी की वैसी मेंटेन है। तो क्या करें देखना ज़रा, इससे इसमें गए, क्या ऐड किया इसने, नो ऐड किया है। इससे इसमें गए हैं तो कितना लेस किया है, 4। इससे इसमें गए हो तो नो ऐड किया है। इससे इसमें गए हो तो 4 लेस किया है, तो क्या कर दोगे, नो ऐड कर दोगे। तो ये कितना बन गया, 45। ये सीरीज किस कैटेगरी में आती है, वेरी इजी कैटेगरी के अंदर। क्यों, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, कोई लॉजिक नहीं था, सीधे सीधे डेटा लिखते गए और आपका रिजल्ट यहां से निकलता गया। अगला सवाल देखना जरा क्या कह रहा है आपसे। ध्यान से लैंग्वेज को रीड करो, अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 गिवन है, देन 5, देन 9, 17, 25 डैश 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 49। देखना जरा वेरिएशन आ तो रहा है लेकिन कोई बहुत शानदार वेरिएशन नहीं निकल के आ रहा है। तो एक बार के लिए हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ से देखना इसने क्या किया, 4 ऐड किया। यहाँ से यहाँ देखते हो तो इसने फिर 4 ऐड किया। यहाँ से यहाँ देखते हो तो 8 ऐड किया, फिर इसने 8 ऐड किया। तो इस हिसाब से अगले में फिर 4 ऐड होता, फिर 4 ऐड होता, 25 4 29 4 33। तो इसका मतलब डिफरेंस से तो हमें कोई लॉजिक नहीं मिला। डिफरेंस से नहीं मिला तो फिर मल्टीप्लाई से ट्राई करते हैं। मल्टीप्लाई से करोगे तो ये जैसे डबल में से एक है, ये डबल में से एक है, लेकिन ये 17 गुणा 2 34 में से नहीं बात बनी। इन नंबर्स को अगर गौर से देखते हो तो कोई बात पकड़ में आती है। एक बात पकड़ में आ रही होगी नंबर्स को गौर से देखने पर कि ये जो टर्म आपको दे रखी है ये क्या है, 1 का स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है ये है आपका 3 का स्क्वायर। ये वाली टर्म है आपकी 5 का स्क्वायर और ये वाली टर्म है 7 का स्क्वायर। पैटर्न काम कर रहा है। ये कैसे बना होगा, फिर 2 का स्क्वायर उसने लिखा होगा, 4 उसमें एक ऐड किया। इसको कैसे बनाया होगा भाई, 4 का स्क्वायर लिखा होगा, एक ऐड किया होगा, 5 आ गया है। तो यहाँ क्या किया होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 37। कैसी सीरीज है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लॉजिक कोई हाई फाई नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि सीरीज पर काम करते हैं तो आपको बार बार ये जो स्क्वायर क्यूब बीच में दिखते हैं ये दिखने लग जाते हैं कि ये वाले नंबर्स हैं, ये बनते हैं। रीज़न है कि मुश्किल से वो 20 तक के स्क्वायर का यूज करके या फिर 10 तक के क्यूब का यूज करके इस टाइप की सीरीज को क्रिएट करता है। डिफरेंस एक अपना मेथड है कि उससे हम लोग ट्राई तो करते ही करते हैं, लेकिन उससे जब बात नहीं बनती तो फिर क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। सीधे किसी बच्चे को दिख गया कि अच्छा 1 9 25 49, फिर दिमाग लगाया 2 का स्क्वायर 16 प्लस 1 4 प्लस 1 36 प्लस 1, तो वो पकड़ भी जाता है। तो ये एक तरीका होता है मतलब एग्जाम के अंदर कि मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि सीधे सीधे मैं आपको इनके आंसर्स बता दूं। उन चीज़ों को भी हम लोग हटाते हुए जाते हैं कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपके सामने किस किस टाइप की चुनौतियां आ सकती हैं, उनका समाधान पहले से ही आप करके रखें तो बेहतर रहेगा। चलो अगली सीरीज की बात करते हैं। तो अगली सीरीज आपके पास 8 14 24 38 56 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई बहुत लंबा चौड़ा वेरिएशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जैसे एक मल्टीप्लाई हो सकता है 16 - 2 28 - 4, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा चला गया, मल्टीप्लाई तो है नहीं। क्या करें, इजी तो तरीका ये है कि पहले डिफरेंस ही ले लो। 8 + 6 फिर प्लस का 10, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना आ गया, प्लस का 14, यहाँ से यहाँ जाओगे प्लस का 18। पता चल गया ना, 6 4 10 4 14 4 18, क्या ऐड कर दोगे, 18 और 4 22, 6 और 2 8, 5 और 2 7। कैसी सीरीज है, कैटेगरी इसकी वेरी इजी। वेरी इजी क्यों, अगर कोई भी सीरीज आपने देखी
डिफरेंस से तुरंत के तुरंत आपको आइडिया लग रहा है कि ये कैसे सोल्व होगी, तो उसे मानकर चलें, वो वेरी इजी है। आपकी एग्जाम में मान के ही चलो 5 में से 4 सीरीज अगर आपने ठीक ठीक मेहनत कर रखी है, आपको वेरी इजी कैटेगरी में मिल जाती हैं। एक सीरीज थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा। सीरीज को लिख देता हूं मैं, ट्राई करके देखो। 16, 25, 42, 66, 96 और क्वेश्चन मार्क। एक तो ये हो सकता था जैसे हम शुरुआत में ही देखते हैं 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आगे बात नहीं बनी, कोई बहुत खतरनाक वेरिएशन है नहीं, तो एक बार के लिए क्या कर लें, डिफरेंस लेकर देख लेते हैं, जो सबसे इजी तरीका होता है। 16 और 9 आपका 25, 25 के अंदर आपने ऐड किया 15 और 2 17, फिर इसके अंदर आपने ऐड कर दिया कितना 4 और 24, ठीक है भाई, और यहाँ पर आपने कितना ऐड कर दिया है 30। कोई पैटर्न बन रहा है, 9 और 8 17, 17 और 7 फिर 24 और 6, पैटर्न पता चल गया कि यहाँ पर अगर आप डिफरेंस का डिफरेंस लेते तो एक बात और पता चल जाती, वैसे नीड थी नहीं, इन दोनों का अंतर कितने का है, यहाँ से यहाँ गए 6 का, सॉरी 9 और 8 का, यहाँ से यहाँ कितने का 7 का, यहाँ से यहाँ कितने का 6 का, यहाँ से यहाँ कितने का 5 का। अगेन आपको डिफरेंस लेने की नीड थी नहीं, डिफरेंस लेने की नीड थी नहीं, क्योंकि डिफरेंस साफ साफ आप ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हो, लिखा हुआ आपको दिख जाता है। क्या करोगे, ऐड कर दो, 6 और 5 11, 9 3 12 और 1 13, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन डी है वो रिजल्ट निकल के आ गया करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें पता चल रही होंगी अच्छे तरीके से, हर एक बात समझ भी आ रही होगी। इनइक्वलिटी के कुछ सवाल देखते हैं, इसके बाद देखना जरा। इनइक्वलिटी में अगर आप कंटिन्यूअस शुरुआत से मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, तो लॉजिक भी मैंने आपको इनिशियल लेवल पर ही एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्चुअल में इनका क्या लॉजिक होता है। पहले थोड़ा सा बात को देख लेते हैं। क्या कहा, निम्नलिखित प्रश्न में 2 समीकरण चर x और y में दिए गए हैं, 2 इक्वेशन है, वेरिएबल आपके पास x और y, उनके अंदर आपको ये दिए गए हैं। आपको इन समीकरणों को हल करना है और x और y के बीच संबंध निर्धारित करना है। पहला a है, b है, x और y, फिर इसने a b c d के हिसाब से 5 ऑप्शन बना रखे हैं कि क्या रिलेशन जस्टिफाई होगा। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक्चुअल में मामला क्या होता है। 2x स्क्वायर आपको गिवन है प्लस 5x आपको गिवन है प्लस का 3 इक्वल्स टू में 0 आपको गिवन है। एक बच्चा ये सोच लेता है यहाँ पर कि अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर वो क्या कर लेता है, यहाँ पर 6 आएगा तो वो क्या करेगा, इसके 2 टुकड़े करेगा, 3 और 2 करेगा, 3x लिखेगा, 2x लिखेगा, x कॉमन आ गया, 2x प्लस समथिंग आ गया, फिर यहाँ से कुछ कॉमन लेगा, सोल्व करेगा। लास्ट में मैंने आपको ये सिखाया था कि सीधे सीधे क्या करना, आपको यहाँ से फैक्टर लिखने हैं। 5 के क्या होंगे, 2 और 3, ठीक है भाई। रूट लिखोगे तो क्या करना होगा, इनका साइन चेंज कर दो, -2 और -3। अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है तो उसको क्या कर दो, इनके डिवीजन में डाल दो, डाल दिया तो फाइनली क्या बना आपके पास, -1 और माइनस का 1.5, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे देखो इस सवाल में आता हूं एग्जाम पर, कि एग्जाम में कैसे डील करते हैं। एग्जाम में देखो 2 गुणा 3 6 दिख रहा है, 3 और 2 फैक्टर होंगे, साइन चेंज कर दोगे तो -3 -2, 2 का भाग दे दिया, माइनस का 1.5 और -1, किसकी वैल्यू भाई, x की वैल्यू, सीधे निकल रहा है। क्योंकि यही तो करना होता है, ये स्कूल वाला जो तरीका है इसको अगर आप प्रीफर करोगे, चलो ये तो फिर भी मैंने थोड़ा आसान कर दिया कि फिर भी इसमें 20 सेकंड तो लगते हैं, लेकिन जो स्कूल वाला मेथड यूज करते हैं उसमें ये सवाल 1 मिनट खा जाता है, और ठीक से देखोगे तो ये 10 सेकंड का भी नहीं है। y निकालोगे, 6 गुणा 2 12 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 7 के 2 पॉजिटिव टुकड़े करोगे, सॉरी नेगेटिव, -4 -3, साइन चेंज कर दिया, 4 और 3, 4 और 3 में 2 का भाग दे दोगे तो 2 और 1.5, y की वैल्यू निकल के आगे लिखा जा सकता है। अब आपको दिख ही रहा है y हमेशा ही क्या होगा, x से ग्रेटर देन होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा जस्टिफाई कर रहा है, बी जस्टिफाई कर रहा है। एक तरीका और भी होता है इन सवालों को, अगर आपका
सी दोनों ही केसेस में पॉजिटिव चल रहा है। पहले केस में जो x है वो आपका पॉजिटिव है, दूसरे केस में x नेगेटिव है। x अगर पॉजिटिव है तो दोनों ही रूट आपके क्या आएंगे, नेगेटिव। तो एक तरीका ये होता है कि इनइक्वलिटी को डिटेल में अगर आप पढ़ते हो तो ये थ्योरी का आपका पार्ट होता है कि x जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी, y के फैक्टर दोनों ही पॉजिटिव हुए हैं, दोनों ही नेगेटिव हुए हैं, तो रूट आपके पॉजिटिव निकल के आएंगे। तो यहाँ से तय है कि y ग्रेटर देन x होगा, और ये वो कैटेगरी आ जाती है जहाँ पर सवाल को आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। एक काम की बात यह है कि कभी भी स्कूल वाला मेथड फॉलो नहीं करना, ये चीज़ सीखने के लिए ठीक है, और उसके बाद अपनी जो एग्ज़ाम अप्रोच है वो ये है। और जो पैटर्न आपके डायरेक्ट हिट वाले बनते हैं उसके अंदर, जैसे सी जब भी कभी नेगेटिव आपका निकल जाता है दोनों ही केसेस में, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, जैसे 3 और 6 दिख रहा है दोनों में, +3 +6, अगर ये दोनों ही नेगेटिव आपकी हो जाती तो आप कहते रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये एक अप्रोच होती है कि आपने सच में थ्योरी के ऊपर कितना काम कर रखा है। काम कर रखा है तो इस सवाल को पढ़ते ही साफ साफ पता चल रहा था कि इसके अंदर जो y है वो बड़ा होगा, x आपका छोटा होगा। ऑप्शन बी पर टिक मारा, निकल लिए। कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा इसके अंदर, 5 सेकंड भी नहीं लगे रीड करने के बाद साइन देखा आपने। खैर ये थ्योरी सेक्शन का पार्ट है आपका। डिटेल के अंदर जब आप इस पार्ट को पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ता है। चलिए भाई अगले पार्ट की बात करें। अगले में देखो, एक बार तो मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करोगे, 3x² - 7x + 4 = में 0। क्या बनाना है भाई, 12 बनाना है। फैक्टर करोगे 7 के, पॉजिटिव है 12 तो क्या करोगे, -4 और -3। रूट जब निकालोगे तो साइन चेंज होगा, और अगर ये मल्टीपल है x² का तो उसका डिवीजन होता है। ये बनता है यहाँ से 1.33 एंड आपका 1, किसकी वैल्यू, x की। दूसरा पार्ट आपको गिवन है 2y² -3y +1 = में 0। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है। फैक्टर की बात करें तो दोनों नेगेटिव करोगे तभी मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। फैक्टर 2 -2 -1, रूट क्या हो जाएगा, 2 और 1। अगर मल्टीपल का इन्वॉल्वमेंट है तो उसका क्या लगेगा, डिवीजन। क्या आ गया, 1 और 0.5। ठीक है, तो देखना जरा, एक्चुअल में देखा जाए तो आपका जो x और y है वो इक्वल तो है ही है इस पॉइंट पर, लेकिन उसके बाद जो आपका x है वो बड़ा है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी क्या होता, करेक्ट। ऐसे सोल्व करते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि आराम आराम से 30-40 सेकंड लगते हैं। स्कूल वाली अप्रोच से 1 मिनट से भी कहीं ज़्यादा आपका टाइम इसमें किल हो जाता है। अब सुनो काम की बात। काम की बात ये है कि आपको क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। 4 × 3 12 आ रहा है, 2 फैक्टर करने हैं उसके, दोनों ही नेगेटिव, ताकि मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट पॉजिटिव। क्या संभव है, -4 -3। रूट निकालोगे 4 और 3, 3 का डिवीजन कर दोगे तो 1.33 और 1, किसकी वैल्यू आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई। y की निकालोगे तो 2 गुणा में 1 2, दोनों ही फैक्टर नेगेटिव करोगे तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। फैक्टर नेगेटिव करने हैं, -2 -1। रूट साइन चेंज कर दो, 2 और 1, 2 का डिवीजन कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास 1 और 0.5, किसकी वैल्यू, y की। x और y तो बराबर है, लेकिन x आपका बड़ा भी तो चल रहा है, ये आपका रिजल्ट हो गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। असल में देखा जाए तो एग्जाम में ऐसे इनको डील किया जाता है। ठीक है भाई, इनइक्वलिटी अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो सर्च करें इनइक्वलिटी बाय वासु सर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा इसने क्या कहा। देखो, x² + x² प्लस का 12x प्लस का 35 = में 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 35 ही आएगा प्लस का, तो इसका मतलब दोनों ही इसके फैक्टर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। 7 और 5 12, 7 5 35। रूट जब आप निकालेंगे तो -7 -5 आ जाएगा x की वैल्यू। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, y² प्लस का 17y प्लस का 72 = में 0। मल्टीप्लाई आना चाहिए आपका 72। फैक्टर जब करोगे तो यहाँ से देखना 8 और 9, 9 और 8 हो गए। रूट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, -9 -8। ठीक है भाई,
-0, -5, -7, -8, -9, इसका मतलब x आपका ग्रेटर देन है y। तो ये रिजल्ट आपका ए करेक्ट हो गया ऑप्शन। एग्जाम में क्या ऐसे करोगे? नहीं भाई, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। ऐसे करने बैठ के स्कूल वाली अप्रोच को तो कंप्लीट त्याग देना, वरना एग्जाम में अगर आप स्कूल से 5 सवाल कर लेंगे, जो अप्रोच होती है आपकी, जैसा स्कूल में किया जाता है या रैंडम आज भी बच्चे करते हैं, उससे अप्लाई कर दिया, इसका मतलब आप एग्जाम से ही बाहर हो गए। 5 सवाल आपने उस पैटर्न से सही कर लिए तो आप एग्जाम से बाहर हो गए, क्योंकि उसमें टाइम इतना किल हो गया कि 1.5 मिनट लग गए, 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम किल हो गया। 5 सवाल किए, 7-8 मिनट, इतना ही टाइम मिलता है, बाकी फिर अटेम्प्ट कैसे होगा। काम की बात सुनो, x की वैल्यू निकालनी है। 7 और 5 फैक्टर हो गए, x की वैल्यू -5 आ गई और -7 आ गई। y की वैल्यू देखो 8 और 9 बेहतर, फैक्टर 8 और 9 है, साइन चेंज कर दो, -8 -9, कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली वैल्यू बड़ी है, x ग्रेटर देन y, रिजल्ट ए। तो ये होता है ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में डील करने का तरीका। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर वगैरह तो करने ही बंद कर रखे हैं आजकल की, क्या फ़र्क पड़ता है, चल रहा है चलने दो जो भी है। देखो ऑथेंटिक कंटेंट आजकल ऑनलाइन के अंदर, पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंटेंट बहुत है, इतना कंटेंट है कि आप सीधे सीधे अगर आप ढूंढना चाहें कि सर मैं पेड कोर्स नहीं पढ़ना चाहता, कोई समस्या नहीं है, फ्री में भी बहुत सारा पढ़ा है। समस्या ये है उस ऑथेंटिक कंटेंट को ढूंढा कहाँ से जाए, कौन ऑथेंटिक टीचर आपको मिले जो टू दी पॉइंट बात करे। ये नहीं है कि जो अट्रैक्टिव लग रहा है बच्चे को वो करवाता रहे, और जो इफेक्टिव वाला पार्ट है, क्योंकि इफेक्टिव पार्ट का कुछ हिस्सा अट्रैक्टिव होता है, बाकी हिस्सा अट्रैक्टिव नहीं होता। तो स्टूडेंट क्या होते हैं उसमें टॉर्चर फील करते हैं कि नहीं यार इसमें तो मेहनत करनी पड़ रही है। टीचर बातें ऐसी कर दे कि ना ना मेहनत नहीं करनी है, मैं करवा रहा हूँ, वो कर दो, वो काफ़ी है। सवाल ऐसे होते हैं कि आपसे वर्बली हो जाते हैं, आप भी सोचते हो हाँ यार सही है मामला, ईजिली हो जाएगा। फिर एक बार आप एग्ज़ाम में हताश होते हो, फिर देखते हो कि नहीं यार मेरे में ही कोई कमी है, दूसरी बार तीसरी बार फिर मोरल डाउन हो जाता है, फिर जीरो से शुरू करने का मन नहीं करता कि अपने बेसिक्स को कवर करके करें। आप ये मानने लग जाते हैं कि मेरा बेसिक ठीक है, असल में गड़बड़ वहीं होती है। कुछ स्टूडेंट इतनी मेहनत कर चुके होते हैं अनवांटेड की 1-2 साल 3 साल के अंदर, फिर जीरो से उनका स्टार्ट करने का मन नहीं होता है, और जहाँ वो खड़े हैं वहाँ से बात नहीं बन सकती। फिर वो यही कह देते हैं कंपटीशन हो गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सीटें सारी बिक रही हैं, ऐसा है वैसा है। मेहनत करें, व्यवस्था बन जाती है, लेकिन एकदम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ट्रिक जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता क्वांट सेक्शन में। अगर आज भी आपको ये लगता है कि ट्रिक से ही बात बनती है, इसका मतलब अभी तो आप बहुत पीछे हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि ट्रिक जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर आप अवेयर होंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर कुछ आउटकम आएंगे। देखना जरा अगला जो सवाल है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। मैं सीधे सीधे ही करवा दूं, 25 के 25 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर तो दोनों ही फैक्टर नेगेटिव होंगे, -5 -5 रूट निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 और 5। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर आपका क्या है? 25। तो y की वैल्यू क्या +-5 नहीं लिख सकते, एक वैल्यू प्लस की तो इक्वल है, दूसरी वैल्यू इसकी नेगेटिव है, तो आप कह सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या है? y। और यहाँ पर जस्टिफाई क्या करेगा आपका? ऑप्शन डी। अब काम की बात सुनो, कई बार एग्जामिनर चालाक होता है, वो ऐसे भी डाल देता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ गया? +-5। y बराबर √5 दे देता है। अगर इसे सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू सिर्फ 5 आएगी। अगर आपको एग्जामिनर दे दे y स्क्वायर बराबर 25, तो y की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है +5 और -5 दोनों ही। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या फ़र्क है? रात दिन का फ़र्क है। अंडर रूट किसी भी संख्या का करते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट होता है, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। इमेजिनरी आता है तो भी उसके आयटा लगा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अंडर रूट अगर उसने दे दिया, अब कोई कहेगा नहीं सर मैं तो इसको y स्क्वायर बराबर 25 कर दूंगा। कर लो भाई, गलत करना है तो क्यों कर लोगे ऐसे? यही दे रखा है, अंडर रूट की वैल्यू है, रिजल्ट एक ही आएगा, वो पॉजिटिव। ये स्क्वायर है, आप कहोगे सर मैंने तो अंडर रूट कर दिया यहाँ पर और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। उसको देखो उसने दे क्या रखा है, वहां से जज करना, अपनी मनमर्जी से नहीं करना। ऐसे तो फिर आप इसकी पावर 4 कर लो, y की पावर 4,
वाई स्क्वायर बराबर 25 वाई की पावर 625, उससे वो रिजल्ट निकाल लाओगे। तो ऐसा नहीं करना होता कभी भी। आपको एग्जामिनर जो बात देता है उसी के बेसिस पर आपको चीजें जज करनी होती हैं। चलो भाई देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो इसने अगेन क्या कहा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324। 324 क्या होता देखकर कुछ लग रहा है? तो 324 मल्टीप्लाई में आना चाहिए था। फैक्टर की बात करें तो क्या दो फैक्टर -18 नहीं हो सकते? हो सकते हैं। 18 का स्क्वायर 324 होता है। जब आप यहाँ से रूट निकालेंगे तो क्या करना होगा? जस्ट साइन चेंज करना है, दोनों ही वैल्यू 18 आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू ये होगी। एक काम की बात सुनो, एग्जाम में कैसे डील करना था ये तो हमने सीख लिया कि ऐसे करते हैं। फैक्टर करते आप सीधे सीधे -18 साइन चेंज करते ही रूट आ जाता। एक्स की वैल्यू कितनी आती भाई? 18 आ जाती। फिर देखना जरा वाई की वैल्यू निकालनी है। 441 क्या होता है? 21 का स्क्वायर। फैक्टर क्या होंगे? -21 ऐड करोगे -42, मल्टीप्लाई करोगे 441। फैक्टर -21 आ रहे हैं तो रूट क्या होगा? प्लस का 21। एक्स लेस देन वाई मेंटेन हो रहा है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। ये काम नहीं करना, कभी भी नहीं करना ये वाला, ये बस सीखने के लिए है। और वो जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है उसको तो सीखना भी नहीं है, बस वो अंडरस्टैंड करते हो एक बार के लिए बातों को, तभी आपके काम आता है, उसके अलावा काम नहीं आता। चलो कुछ सवाल और देखते हैं। देखना जरा इसने क्या कहा। 2 ट्रेन्स लीव दिल्ली फॉर कोलकाता एट 4 AM एंड 4:30 AM। 2 ट्रेनें हैं, दिल्ली से निकलती हैं कोलकाता के लिए सुबह 4 बजे और 4:30 बजे। ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 50 km/h एंड 75 km/h रेस्पेक्टिवली। उनकी चाल क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। देन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली बोथ ट्रेन्स विल बी टुगेदर। कि दिल्ली से कितनी दूरी के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है तो मन में एक ख्याल आता है कि डिस्टेंस लिख दें भाई, स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, टाइम कहाँ है, स्पीड कहाँ है। अब आपको टाइम अगर ये पता चल जाए कितनी देर बाद मिलेंगी, तो टाइम तो ऐसे ही निकाल सकते हो ना, उनके बीच का गैप और उनके बीच की स्पीड रिलेटिव, तो टाइम आ जाएगा। तो करना कैसे है, देखो सुबह जो पहले ट्रेन 4 बजे निकली है आपकी, आधे घंटे में, क्योंकि दूसरी ट्रेन तो 4:30 चलेगी, आधे घंटे में 50 की स्पीड से उसने कितनी दूरी तय कर ली है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का गैप क्रिएट हो गया स्पीड रिलेटिव। आगे वाली 50 से, पीछे वाली 75 से एक ही दिशा में जा रही है, स्पीड रिलेटिव 75 माइनस 50 कितनी आ जाएगी? 25। तो कितने घंटे बाद मिल गई? 1 घंटे बाद। ये 1 घंटा कब से स्टार्ट है? 4 बजे से या 4:30 से? ये स्टार्ट है 4:30 से, क्योंकि तभी से ही तो आपकी स्पीड रिलेटिव काम कर रही है। तो आप ये भी कह सकते थे कि भाई दूसरी जो ट्रेन है वो उसे 1 घंटे में पकड़ लेगी, दूसरी ट्रेन की रफ्तार कितनी है? 75। ये आंसर आ गया। कैसा सवाल था? सवाल ऐसा था कि माइंड में इसे आप डील कर सकते हैं। पहली ट्रेन 25 किलोमीटर आगे चली गई है, स्पीड रिलेटिव 25 है, 1 घंटे के बाद पकड़ लिया। दूसरी ट्रेन ने 1 घंटे बाद पकड़ लिया, पहले तो 1.5 घंटे चल चुकी है, तो दूसरी 1 घंटे में दूरी चलेगी 75। तो सीधे सीधे आपका यहाँ से ये रिजल्ट बन जाता। अगला सवाल देखना जरा क्या कहा है इसने, लैंग्वेज को रीड करना जरा। जॉन बोट अ मशीन फॉर ₹50,000। जॉन ने 50,000 रुपये में एक मशीन खरीदी। स्पेंड ₹2,000 ऑन रिपेयर्स एंड ₹500 ऑन ट्रांसपोर्ट। उसने क्या किया, इसके रिपेयर पर 2,000 रुपये खर्च किए और ट्रांसपोर्ट पर 500 एंड सोल्ड इट विद 20% प्रॉफिट। 20% लाभ पर इसे बेच दिया। व्हाट प्राइस इन रुपीज डिड ही सेल द मशीन, कि कितने रुपए में उसने मशीन को बेचा। अब इसमें वैसे कोई दमखम वाली बात नहीं है, सवाल इतना आसान सा ही है कि जितना भी खर्चा उसने खरीदने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो, उसके मेंटेनेंस पर हो, उसके रेंट पर हो, कुछ भी हो,
सारा का सारा कंसीडर किया जाता है कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई भाई, 50,000, 2,000 और 500। तो आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस 52,500 रुपये आ गई। ये 100% है, 20% का लाभ चाहिए तो इसका 120% निकाल दो, जो कि कितना होगा 6/5। 5 से कैंसिल आउट किया तो 10500, रिजल्ट आ गया 0065 आपका 30 और 1 6। ये आपका रिजल्ट आ गया। कैसा सवाल है, वेरी इजी कैटेगरी का, मतलब देखते ही आप इसे निपटा सकते हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं गलत भी हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखना जरा, एवरेज का आपका सवाल है। देखो क्या कहा, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ सम पर्सन इज 16.5 ईयर। एक ग्रुप के कुछ लोगों की उम्र है, औसत आयु जो है वो 16.75 वर्ष है। बाई ज्वाइनिंग 20 न्यू पर्सनस विद एन एवरेज एज ऑफ 13.25 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप बिकम्स 15 ईयर्स। कि 20 नए लोग अगर ग्रुप के अंदर शामिल हो जाते हैं जिनकी एवरेज एज 13.25 साल है, तो ग्रुप की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष हो जाएगी। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप इनिशियली। शुरुआत में ग्रुप में कितने लोग थे। ये सवाल मिक्सर पर चला जाता है। कैसे चला जाता है, स्टार्टिंग के अंदर मैं मान लेता हूँ मेरा ग्रुप फर्स्ट था, बाद में एक नया ग्रुप आया, वो मेरा ग्रुप सेकंड था। ग्रुप सेकंड के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, 20। इसके मुझसे पूछे गए हैं इनिशियली कितने थे। अब इस ग्रुप की जो एवरेज एज है वो 16.75 है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी एवरेज एज 13.25 है। ये एक क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी, दोनों को मिक्स कर दिया। अब पूरे के पूरे मिक्सचर या ग्रुप की जो एवरेज एज है वो 15 ईयर है। सोल्व करने का तरीका, मिक्सचर है तो बड़े में से छोटे को लेस कर दो। 15 में से 13 को लेस कर दिया, 2 बचा, 2 में से 0.25 लेस किया तो 1.75 रेशो। यहाँ बड़े में से छोटा लेस करोगे 1.75, क्या रिजल्ट देगा भाई, 1:1। दोनों में सेम ही है, तो इसका मतलब अगर यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स एक 20 को बताते हैं तो यहाँ भी नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे, 20। एग्जाम में क्या करना होता है, एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना था, कंपैरिजन की नीड नहीं थी, फर्स्ट सेकंड सीक्वेंस में है, लिखने की नीड नहीं थी, इतना ही काम लिखते, तुरंत दिख रहा है। क्रॉस भी नहीं बनाने होते हैं इवन एग्जाम के अंदर, कि इनकी आदत ही मत डेवलप करो कि अगर 5 बार आप पेन चलाते हो और 5 सेकंड आपकी किल होती, क्यों, सुधार करना है। मैं ये नहीं कहता 100% आप ऐसे चमत्कार कर दे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारें। जितना टाइम ले रहे हैं उसके अंदर 10, 20, 30% की कटौती करें। और कुछ जगह भले कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो वो क्या है, आपकी सुपर लीड होगी उस टाइप के अगर सवाल आपके सामने निकल के आते हैं। हर टाइप के ही सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं, इनके अंदर इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, कई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर डिफिकल्ट भी होते हैं। तो हर टाइप का वेरिएंट आपको मिलता है और टू दी पॉइंट एग्जाम के रिलेवेंट ही आपके ये चलते हैं। देखो क्या कहा, इफ द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी, यदि ए और बी की आय का अनुपात इन 2001 इज 2:3, वर्ष 2001 में 2:3 है, एंड द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए इन 2001 एंड 2002 इज 4:5, कि ए की इनकम का 2001 और 2 में जो अनुपात है वो 4:5 है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2002, ए का वर्ष 2002 का खर्च आपको बताना है। इफ सेविंग इन द सेम ईयर इज 4,000, कि उसी वर्ष उसकी जो बचत थी वो 4,000 रुपये थी। इट इज गिवन दैट इन 2001 द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 25,000। पहले तो ध्यान देना, 2001 में ए और बी की आय का अनुपात, टोटल इनकम 25,000 थी। 2001 की बात करते हैं, पहले तो बात को समझो। 2001 के अंदर देखो रेशियो कितना था, 2:3, तो दोनों की कंबाइंड इनकम 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 को। किससे गुणा किया भाई, 5,000 से। तो आप कह सकते हो ए की जो इनकम है वो 5,000 से गुणा करोगे, 2001 में कितनी है, 10,000। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या इसे लिखने की नीड थी, नहीं। क्यों, 2:3, 5 बन रहा है, 5 25,000 को बता रहा है, 5,000 से गुणा,
ए की वैल्यू लिख ले गए, कितनी है 10,000। ए के बारे में ही बात पूछ रहा है। ये ए की इनकम 2000 किस में है, 4 में, सॉरी 2001 में। 2002 में क्या हो जाएगी, उसने कहा कि इनकम 2001 और 2002 का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5। इस पर आपको पहले काम करना होता है कि 4 से इनकम 5 गई तो क्या करना है, 4 को 5 बनाना, 5 से गुणा कर दो और 4 का भाग कर दो। 4 से 4 कट गया और 5 मल्टीप्लाई में, तो आप सीधे क्या लिखते, ये जितनी भी थी इसका 5/4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के इनकम जो है आपकी 50,000 में 4 का भाग दे दोगे तो कितनी आ जाएगी, 12,500। कितने का खर्चा कर दिया भाई, सेविंग 4,000 की, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 8,500। सवाल यहीं पर आकर के आपका वैसे देखा जाए तो खत्म हो जाता है। इतने में ही कैसे खत्म हुआ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या 50,000 में 4 का डिवीजन करके 12,500 नहीं लाना था, आता है। 12,500 रुपये, 12,500 रुपीज़ में से 4,000 लेस कर दोगे, कितना बनेगा 8,500। तो ये काम होते हैं कि अनवांटेड आदत ही नहीं है, खुद को रोकने का प्रयास करें, पेन को कम से कम चलाने का प्रयास करें। एक बार की देर है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, एक बार आदत डेवलप हो गई, पूरी की पूरी मैथ्स के अंदर इसी टाइप की आपकी आदत डेवलप होगी। टाइम अपना यहीं से बचेगा एक्चुअल में देखा जाए तो, बाकी तो पता नहीं कौन कौन सी झूठ फरेब की दुनिया है, उसका तो क्या करें। देखो अगला सवाल, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 2:6। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:6 है। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 6:8। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:8 हो जाएगा। व्हाट विल बी देयर एवरेज एज इन ईयर्स आफ्टर 10 years। उनकी आयु 10 साल के बाद, एवरेज एज उनकी क्या होगी, उनकी औसत आयु 10 साल के बाद कितनी होगी। अगर आपने मुझसे एवरेज एज चैप्टर पढ़ रखा है तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्रॉस मेथड दिया था। ये बड़ा ही कारगर मेथड है, रेशो से आपका पीछा छूट जाता है डील करने के मामले में, कि इसको इक्वल करो, ये करो, ईयर का डिफरेंस है, इसको बैलेंस करो, कुछ मत करो। सीधे सीधे क्या लिखते थे इसके अंदर कि प्रेजेंट के अंदर राम श्याम 2x 6x, 5 साल के बाद एज कितनी 6 और 8, ये सब उसमें सिखा रखा है। अब राम की प्रेजेंट एज और पास्ट एज के अंदर या फ्यूचर एज के अंदर डिफरेंस कितने का है, 5 साल का। इसकी और इसकी, इन दोनों एज में भी अंतर 5 साल का। यही लिखते थे। क्रॉस मेथड, बड़े में से छोटे को लेस करना है। 6 गुणा 6 36 में से 8 गुणा 2 16 लेस कर दिया तो 20x आ गया। 8 5 40, 6 5 30, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 10। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x की कितनी आ गई 1/2। देखना जरा, वैल्यू पुट कर देना। तो राम की आज की डेट में जो एज है 1/2 रखोगे तो 1 साल, और इसके अंदर 1/2 रखोगे तो एज आ जाएगी 3 ईयर, प्रेजेंट एज। ये काम आप सीधे सीधे वर्बली कर सकते हो। एज चैप्टर के आप लेक्चर्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8-10 सवाल करते, इन सवालों को माइंड में करते हैं। 36 और 16 20 बच गया, यहाँ पर 2 का अंतर 10 है, x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई है यहाँ पर 1/2। ये काम बिल्कुल वहाँ पर माइंड में होता है। फिर 1/2 जैसे ही रखोगे तो राम की एज है वो 2 साल, 2 का हाफ हो जाएगा 1 और इसकी 3। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसा मैंने करके दिखाया। एक सवाल में करें तो बात अलग है, मैंने तो पूरे एज चैप्टर में ये काम करके बताया। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, आप उस बच्चे को compete कर दोगे क्या जो सीधे सीधे 1:3 लिखेगा? नहीं कर सकते। या फिर आप सोच के देखो, आपको ये मेथड पता है, एक बच्चे को नहीं पता, ठीक है, उसे क्रॉस मेथड ही नहीं पता, वो क्या करेगा, उस पुराने ढर्रे से लगा हुआ है, 2 और 6 के बीच का अंतर 4 है, 6 और 8 के बीच का 2 है, अगले पार्ट को 2 से गुणा करेगा, ये रेशियो लिखेगा 12 अनुपात के अंदर आपका 16, फिर कंपैरिजन करेगा, 2 से 12 10 हो गया, 5 साल, 1 की वैल्यू हाफ हो गई, फिर कंपेयर करेगा। एक जिसको क्रॉस मेथड पता है वो लिख कर भी करेगा तो उसे 20 सेकंड लगेंगे, रेशियो से करेगा उसे 1 मिनट लग जाएगा। आप माइंड में क्यों नहीं करते उस बात को? 8 2 16 6 36 20 बराबर 2 का गैप 5 10, हाफ हो गई वैल्यू, 2 का हाफ 1 साल और ये 3 साल। ये सब कुछ आपने विद इन सेकेंड्स के अंदर खत्म कर दिया। प्रेजेंट एज आ गई,
10 साल के बाद इसकी उम्र कितनी होगी, +10, इसकी कितनी होगी, +10, दोनों का एवरेज बताना है, जोड़ के 2 का भाग दे दो, 20 4 24 बटा में 2 12, ये लो आंसर आ गया, खत्म। तो सीधे सीधे क्या लिख सकते थे, और भी इजी हो सकता था, आपके सामने एज 1 और 3 आ चुकी है, दोनों की एज 4 है, 10 साल के बाद दोनों की 10 10 बढ़ जाएगी, 20 बढ़ गई, 20 4 24 बटा में 2। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस को, यही है जिसके ऊपर काम करना पड़ता है। टीचर को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा जोर आता है इन्हीं चीज़ों को कि माइंड में ऐसे करेंगे, ये करेंगे, एग्जाम में ये वो करेंगे, क्योंकि एनर्जी जाती है उसके अंदर। क्योंकि अगर टीचर उस लेवल का कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं करेगा, उस टाइप की बातें नहीं करेगा जो स्टूडेंट नहीं पकड़ में आता, तो समस्या होगी। शुरुआत में जो बात लिखी मैंने क्रॉस मेथड, हालांकि वो भी ठीक है, लेकिन वो अट्रैक्टिव सा लगता है, ठीक है स्लो मोशन में चल रहा है। रेशियो से करते और आपको फील आना स्टार्ट हो जाता कि सवाल यहाँ से चला, यहाँ करके ख़त्म हुआ, सवाल इतना सा ही था। अगर आपको ये मेथड आता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसको रेशियो ही आता है, वो कब एग्जाम में आपको compete करेगा, कभी नहीं कर सकता वो एग्जाम में आपको compete, क्योंकि अभी तो उसके पास प्रॉपर मेथड ही नहीं है। ठीक से मेथड निकलेंगे, उसके बाद कोई एग्जाम अप्रोच आएगी, उसके बाद माइंड कैलकुलेशन आती है। आज के टाइम में लोग सोचते हैं मैथ सीखने के उन्हें मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं, नहीं, ऐसे स्टूडेंट की डिमांड ही नहीं एग्जाम की। बहुत बड़ी भीड़ है जिसे मैथ्स के सवाल सोल्व करने आते हैं, एक लिमिटेड टाइम में कौन सोल्व करेगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा, 1 कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन 2:3, अनदर कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ स्पिरिट वाटर 3:2, हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द सेकेंड शुड बी मिक्सड विथ 10 लीटर ऑफ द फर्स्ट सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज रेशियो 4:5। इजी सवाल है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट किसको टारगेट कर दें भाई, हम लोग स्पिरिट को टारगेट कर लेते हैं। पहले में स्पिरिट कितना है 2, टोटल कितना है 2 + 3 5। दूसरे में स्पिरिट कितना है 3, टोटल कितना है 3 और 2 5, 3/5 पार्ट। फाइनली जो बना है उसमें स्पिरिट कितना है 4, टोटल कितना है 4 और 5 9। बड़े में से छोटे को लेस करना है, ऐसे कंफर्ट नहीं है तो सबको एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। रीज़न क्या है, रेशियो बनना है, तीनों चीज़ें रेशियो में है। तो 5 5 और 9 हटा दें तो किससे गुणा कर दें, 5 × 9 से। 5 कटेगा तो 9 बचेगा, 5 कटेगा 9 बचेगा, 9 कटेगा 5 बचेगा। 27 में से 20 चला गया 7, 20 में से 18 चला गया 2, ये बन गया। अब क्या कह रहा था भाई, यहाँ से एक मिनट, करेक्ट तो है ना आपने, क्या कहा, हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द सेकंड शुड बी मिक्सड विद 10 लीटर ऑफ फर्स्ट। ये कह रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है ना, असल में ये देखा जाए तो ये वैल्यू है 10 की, तो 7 को 10 बनाया, 10/7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10/7 से कर दोगे तो 20/7, 7 2 बार, 6 बचा, 8 बार 2.8 समथिंग आ रहा है। तो सिर्फ ऑप्शन अपना ए ऐसा है। ये आपका हो गया रिजल्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। हल्का सा लास्ट टाइम के अंदर जाकर के आपको एक सुधार करना होता है। चलिए भाई, ये आज का अपना सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 18 या 19 सवाल आज हमने डिस्कस किए हैं हर पॉइंट के ऊपर। अब बीच के अंदर रैंडम आपको कमेंट्स नहीं करने होते हैं। अगर आप कंटिन्यूस सीरीज देख रहे हैं तो कमेंट करें। कुछ बच्चे सीधे आकर ही अजीबोगरीब व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेज देते हैं, टेलीग्राम पर भी भेज देते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं करवाया, ऐसा क्यों नहीं करवाया। देखो, आपका मेरे प्रति कोई कमिटमेंट है नहीं। आप देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते हैं तो ठीक है। बीच में आकर के इतने अजीबोगरीब कमेंट ना किया करें या मैसेजेस मत किया करें, उसका कोई आउटकम है नहीं। ये चलाओ, वो चलाओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। यार जो चल रहा है, जैसे 90 डेज, कोई कहता है कि सर मैं बेसिक बैच चाहिए, मुझे फाउंडेशन करना है, रेलवे की सीरीज़ 90 डेज की, उसको देखो एक बार। उसके बाद सीजीएल के जो पेपर्स हैं उनको लगा कर देखो, प्रीलिम्स के एटलीस्ट। आपको क्या लगेगा, कुछ एक सवाल आप छोड़ दो ज्योमेट्री सेक्शन के, वहाँ आपको हो सकता है समस्या आ जाए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि प्रीलिम्स के अंदर जैसे भी एसएससी ने पास्ट ईयर में पेपर पूछे हैं आपको कहीं समस्या आ जाएगी, मतलब ही नहीं है। लेकिन आपको क्या चाहिए कि एसएससी के नाम से कुछ खिला दो बस। ये एसएससी की टेबलेट है, ये दे दिए, खा लो, मैथ्स आ जाएगी। मेहनत करें। जो सीरीज करवाई है मैंने आईबी के लिए मॉक टेस्ट हैं, रेलवे के जो मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल वो एसएससी सीजीएल के लेवल को बिल्कुल मेंटेन करते हैं, इवन मेंस के लेवल को भी मेंटेन करते हैं। उनको देखें। आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल चाहिए
तो आप आरबीआई ग्रेड बी की सीरीज देखो। पिछले जो 8 सेशन है उनके अंदर आप देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी के ही पेपर चल रहे थे। सवालों में कैलकुलेशन का नेचर बहुत शानदार था, शानदार कैलकुलेटिव थी, सवाल भी लंबे लंबे चल रहे थे। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। 2x पर करके देख लें उनको। अगर आपका सच में ये मानना है कि आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे मैथ सीखनी है, तो सोर्सेज पढ़े हैं, ऑथेंटिक सोर्स है। जब किए तो एकदम सीक्वेंस से करा रहे हैं, और आपने ऐसा ही डर्रा कर रखा है नहीं ये करवा दो वो करवा दो 10 मिनट में करवा दो 2 महीने में सब कुछ करवा दो, ऐसा संभव नहीं है। आपको आदत खराब पड़ गई है, ठीक है, खुद सुधार करें। बहुत से बच्चे मेहनत भी करते हैं भाई, फोटोकॉपी करवा रखी है पुराने नोट्स वगैरह की, उनको पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस की पीडीएफ निकलवा रखी है, तो सैल्यूट है उनकी मेहनत को, वो कर रहे हैं तो उनके आउटकम निकलेंगे। आपका उद्देश्य सीखना और आपको ये पता चल गया है कि टीचर ऑथेंटिक कंटेंट डिलीवर करता है, तो सीखिए। चलिए भाई, इससे ज़्यादा तो क्या कहें। आपके कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकते हैं, ज़रूर रखें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।